बहुत होते हैं इंसान दुनिया में, पर कुछ ही संघर्ष कर पाते हैं, और जो अपने जीवन में संघर्ष कर पाते हैं वही इतिहास रच पाते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज बादल वर्मा एंड वेलकम अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल IS पॉइंट। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारे ये NCERT कक्षा 6 का सबसे अंतिम चैप्टर है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो हमने अपने बीते हुए चैप्टर में आदि मानव के बारे में और उसके जीवन के बारे में चर्चाएं की थी, और आरंभिक नगरों के बारे में चर्चाएं की थी, फिर वेदों के बारे में, और धीरे धीरे फिर महाजनपद और जनपद, इस तरीके की हमने चर्चाएं की थी। फिर हमने अशोक सम्राट के बारे में पढ़ा था, और फिर उसके बाद हमने व्यापारी, राजा और तीर्थयात्रियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारे दो धर्मों की जो थी, दो धर्म हमारे बने थे, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में भी हमने चर्चाएं की थी। ऑलराइट, तो अब देखते हैं इमारतें, चित्र तथा किताबें, बिल्डिंग्स, पेंटिंग एंड बुक्स। ऑलराइट, तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग वहां पर जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो धातु विज्ञान, देखिए ये शब्द इसमें इस चैप्टर में क्यों प्रयुक्त किया गया। तो प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी हमने पढ़ा था, तो हड़प्पा सभ्यता सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यताओं में से एक मानी जाती थी। ऑलराइट, तो इन्हें तांबे के धातु क्रम यानी कि धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। तो देखिए उस समय की जो ये सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, सच में बहुत ज़्यादा विकसित मानी जाती थी, क्योंकि इन लोगों ने ये इतने विकसित थे कि चट्टानों को काटकर इन्होंने काफ़ी सारी गुफाओं और काफ़ी सारी मंदिरों का निर्माण किया था। और उसके साथ साथ इन्होंने धातुओं को, प्राकृतिक धातुओं को एक साथ मिलाकर एक अन्य अन्य धातुएं भी बनाई थी। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग में जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लोह युग से भी समृद्ध थे। तो भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। तो देखिए जैसे कि आप अब अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि लोह स्तंभ, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो लोह स्तंभ की सबसे जो प्रमुख विशेषता है, इसकी विशेषता यही है कि हजारों साल बाद भी इस पर कोई भी जर जो है वो नहीं लगा है। इतनी इतने तूफान और बारिशों के बाद भी ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसे था। तो देखिए, तो इसमें अगर हम जो हमारा लोहा होता है, अगर हम लोहे में कुछ जो हिस्सा है वो जिंक यानी कि जस्ती का मिला दे, तो इसके बाद जो ये हमारी धातु बनेगी, तो ये एक तरीके से जो हो जाता है हमारा खोटा लोहा हो जाता है। तो खोटा लोहा अक्सर इस पर कभी भी जड़ नहीं लगता। तो इस तरीके की कुछ टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनाई होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि लोह स्तंभ आखिर क्या विशेषता है और किसने बनवाया। चलिए देखते हैं। तो लोह स्तंभ मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। तो इसे अद्भुत उदाहरण इसलिए कहा जाता है कि उस समय के लोग इस तरीके का लोहे का निर्माण किस तरीके से कर पाए होंगे, तो इसीलिए इसे एक अद्भुत उदाहरण कहा जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार वो हमारा दिल्ली में है, जो कि वर्तमान समय में हमारे देश की राजधानी है। तो मेहरौली में ये कुतुब मीनार के परिसर में लोह स्तंभ खड़ा हुआ है। तो इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन अर्थात 3000 किलो से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने की समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। तो देखिए, हमने अपने बीते हुए चैप्टर में अभिलेखों और पांडुलिपियों के बारे में पढ़ा था, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन। तो मैन्युस्क्रिप्ट तो एक बर्च की छाल पर लिखी जाती थी, और जो ये हमारे अभिलेख थे, तो अभिलेख किसी चट्टान और किसी ठोस धातु के टुकड़ों पर लिखी जाती थी औजारों के द्वारा। ऑलराइट, तो अभिलेखों से मिलती है। तो यानी कि अभिलेखों यानी कि जो लोह स्तंभ है, तो लोह स्तंभ पर अभिलेख के द्वारा इसमें बताया गया है कि किस किस तरीके से इसका निर्माण कराया गया और किसके द्वारा कराया गया। तो इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश का है। तो गुप्त वंश के बारे में हमने अध्याय 11 में पढ़ा था। तो गुप्त वंश यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं, और उसके बाद आते हैं हमारे समुद्रगुप्त, जो कि उनके बेटे थे। ऑलराइट, और उसके बाद फिर जो शासन किया, वो शासन किया था हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई की हत्या करने के बाद। ऑलराइट, तो अब देखते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि
इसमें जंग नहीं लगा, तो इसकी प्रमुख विशेषता यही है। तो ईंटों और पत्थरों की इमारतें, तो चलिए देखते हैं कि उस समय की जो बनाई गई ईंटों और पत्थरों की इमारतें थी तो वो किस तरीके से आज भी हजारों साल बाद किस तरीके से सुरक्षित है। तो हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या कभी लंबे और कभी बड़े या कभी छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायी के शरीर के अवशेषों जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। तो क्या कहते हैं? धातु मंजूषा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा का ऊपर रखा मिट्टी का एक टीला होता है। बाद में टीले को ईंट से ढक दिया जाता है और उसके बाद काल में उसमें गुम्द नुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया जाता है। तो प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमण करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है जिसे पदक्षिणा पथ कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक स्तूप है, तो इसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जो इसके रास्ता यानी कि पथ होता है, तो उसे हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो इस रास्ते की रेलिंग से घेर दिया जाता है जिसे वेदिका कहते हैं। तो रेलिंग को हम क्या कहते हैं? वेदिका। तो वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग तथा तरोपण मूर्तिकला तथा सुंदर कलाकृतियों में सजे होते हैं। तो देखिए, अब मानचित्र 7 में अमरावती ढूंढो। तो यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। तो भव्य स्तूप यानी कि लगभग 2000 साल पहले स्तूप को सजाने और चित्र को उकेरे गए। तो देखते हैं कि अमरावती में एक 2000 साल पुराना एक स्तूप था। तो देखिए, जैसे कि आप मानचित्र पर अमरावती देख ही पा रहे होंगे, तो यहाँ पर एक भव्य स्तूप था जिसका निर्माण करीबन आज से 2000 साल पहले किया गया था। ऑलराइट। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाएं को मूर्तियों तथा चित्रों के द्वारा सजाया जाता था। तो देखिए, सबसे जो प्रमुख हमें एक यानी कि जो विशेषताएं मिलती हैं, तो जितनी भी हमारी प्राचीनतम हमें इमारतें मिलती हैं, तो उन पे कोई ना कोई नक्काशी का काम और वे विशाल चट्टानों के द्वारा बनाई गई है। ऑलराइट। तो आज वर्तमान समय में भी इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों को अगर सोचा जाए तो किस तरीके से, मतलब बिना मशीन के वो किस तरीके से उठाते होंगे। आज हमारे पास इतनी विकसित मशीनें हैं, परंतु आज हम इतनी विशाल इमारतें बनाने में असमर्थ से हैं। परंतु उस समय के जो लोग हुआ करते थे और शिल्पकार हुआ करते थे, तो कितना ज़्यादा हम लोगों से एडवांस थे। तो इससे हमें ये पता चलता है। ऑलराइट। तो इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता था। इसी स्थान में पुरोहित, यानी कि पुरोहितों का मतलब होता है पूजा पाठ करने वाले लोग, धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतराव जैसे मंदिरों के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जैसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण को कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतम मंदिरों के मंडप नाम एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। तो देखिए, ये मंडप किसे कहा जाता था? जहां पर लोग इकट्ठा हुए होते थे। तो मानचित्र 7 पर फिर से हम देखते हैं महाबलीपुरम और एल्होल। इन शहरों पर पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। ऑलराइट। तो इन जगहों पर महाबलीपुरम और एल्होल में कुछ मंदिर बनाए गए थे। तो देखिए, आप ये मानचित्र देख ही पा रहे होंगे। तो महाबलीपुरम और एल्होल, इन्हीं जगहों पर सबसे पहले जो हमारे प्राचीन मंदिर थे और विशाल मंदिर थे, इनका निर्माण यहाँ पर हुआ था। ऑलराइट। तो चलिए अब देखते हैं। तो अब जान लेते हैं। ऊपर सांची एक महान स्तूप, तो ये मध्य प्रदेश में है, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सांची का महान स्तूप, इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता था। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक, यानी कि जिसके बारे में हमने पढ़ा अशोक सम्राट। तो अशोक सम्राट की क्या विशेषताएं थी? तो अशोक सम्राट को हमने देखा था कि कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध का परित्याग किया तथा लोगों में बुद्ध के जो, मतलब भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत थे, उन्होंने वो फैलाने शुरू किए। और उन्होंने सबसे जो उनकी महानता थी, तो महानता ये थी, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि उस समय के जो अनपढ़ लोग हुआ करते थे वो संस्कृत भाषा का उपयोग नहीं किया करते थे। तो उन्होंने, यानी कि अशोक सम्राट ने उन्हें प्राकृत भाषा में उपदेश देने की उस समय, मतलब अपने नौकरों के साथ एक संघ बनाया। जैसे कि मतलब उनके दरबार में कोई
जो नौकर थे वो काम किया करते थे। तो उन्होंने एक संघ बनाकर एक धार्मिक संघ बनाया। तो उस संघ का क्या काम था? तो उस संघ का यही काम था कि वो जनता के बीच जाकर जो उपदेश थे तो उपदेशों को उनके जाकर दे। ऑलराइट। तो जबकि रेलिंग व प्रवेश द्वार में शासकों काल में जोड़े गए। ऑलराइट। तो ये अमरावती की शिल्पकृति है जिसमें एक चित्र का वर्णन है। तो देखिए ये अमरावती की शिल्पकृति है। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि कितना मतलब जैसे कि आज वर्तमान समय में हम कहते हैं कि थर्ड डायमेंशन, तो इसे 3D रूप कितने अच्छी तरीके से दिया है और कितने परफेक्ट तरीके से। आज ये मुमकिन नहीं है कि इस तरीके की हम कृतियाँ कर पाए। तो आप देख ही सकते हैं कि उस समय कितने विकसित लोग हुआ करते थे। तो चलिए अब देखते हैं। तो ये हमारे कुछ मंदिर हैं। देखिए तो उत्तर प्रदेश में भीतर का एक आरंभिक मंदिर यहाँ लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट व पत्थरों से बनाया गया है तथा दाएं ऊपर महाबलीपुरम और एकाश्मिक मंदिर, इसके प्रति एक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराशकर बनाया गया है। तो देखिए एक ही विशाल पहाड़ी को किस तरीके से उन्होंने तराशा होगा, तो कितने एडवांस लेवल की वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते थे उस समय। तो इसलिए इन्हें एकासम यानी कि मोनोलिथ्स कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने के मंदिर वे बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंटों से बनी इमारतें व नीचे ईंटों की एक एक तरह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर से ले जाया जाता था, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने में ऊपर से नीचे के क्रम में बनाया जाता था। और इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन किन समस्याओं का सामना करता पड़ता होगा, तो ये सूची दीजिए। तो देखिए दाएं में एल्होल का दुर्गा मंदिर है, ये 1400 साल पहले बनाया गया। कितने सौ साल पहले बनाया गया? 1400 साल पहले। तो देखिए ये हमारे कुछ मंदिर हैं जिन्हें ये देखिए, तो इन्हें चट्टानों को काट काट कर किस तरीके से, मतलब चट्टानों और ईंटों में ये प्रमुख अंतर था कि चट्टानों के अगर मंदिर बनाए जाते थे उस समय में तो ऊपर से नीचे के क्रम में वो बनाए जाते थे, परंतु जो ईंटों के द्वारा शिल्पकारी की जाती थी मंदिरों की, तो वो नीचे से ऊपर की ओर की जाती थी। तो सबसे बड़ा प्रमुख अंतर था। तो इसमें भी हमें उनकी विकसितता का प्रमाण मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, तो ये भी देखते हैं। तो स्तूप तथा मंदिर बनाने की प्रक्रिया में कई आवश्यकताएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था और फिर मंदिर या स्तूपों के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट काट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों और चौखटों, फर्श तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सबको तैयार हो जाते ही सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल होता था। ऑलराइट। सॉरी। तो देखते हैं। तो बाय उड़ीसा का जैन मठ, एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारतों को बनाया गया। कमरों और प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इसमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते हुए इसमें यहाँ दिखाई गई गुफाओं का अंतर है। ऑलराइट। तो देखिए उस समय में जैन भिक्षु यानी कि जो जैन यानी कि भिक्षा मांगकर खाते थे और जो जैन धर्मों के सिद्धांतों का पालन करते थे, हम उन्हें जैन भिक्षु कहते थे। तो कितनी विकसितता से, यानी कि कितने विकसित वो उस समय के लोग हुआ करते थे और शिल्पकार हुआ करते थे कि पूरी चट्टानों को काटकर कितने परफेक्ट तरीके से उन्होंने ये इमारतें बनाई थी। ऑलराइट। तो इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों व मंदिरों के आने वाले भक्त उपहार अपने साथ लेकर आते थे। उनसे इमारतों की सजावटें की जाती थी, जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों संघ ने सांची को एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण के लिए बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार और तथा ऐसे कई स्त्री और पुरुषों भी शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंग व दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओगे तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनवाने के और सजाने का अपना योगदान दिया था। ऑलराइट। तो उस समय में ये भी प्रचलन था कि जिस तरीके से आप मान लीजिए कि आज वर्तमान समय में हम किसी भी मंदिर का निर्माण करते हैं तो जो भी उसमें मतलब भागीदारी होता है तो अक्सर उन लोगों के जो नाम है उसके शिलाखंडों और स्तंभों पर उनके नाम अंकित कर दिए जाते हैं, जिससे कि ये पता रहे कि उन लोगों ने इसके निर्माण में भागीदारी की थी। ऑलराइट। तो देखिए अब ये देखते हैं। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र, क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस तरह की गुफाओं की खुदाई की जाती थी। तो देखिए
गुफाओं की खुदाई ये इस तरीके की जाती थी। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि इनके हाथ में आप लोगों को कुछ नुकीले औजार दिखाई दे रहे होंगे, तो किस तरीके से वो खुदाई करते थे। ऑलराइट, अब चलिए आगे देखते हैं। तो चित्रकला भी देख लेते हैं। तो मानचित्र 7 में अजंता ढूंढो, वह जगह है जहाँ पर पहाड़ों की सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्र द्वारा सजाया गया था। यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी से बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल से भी अधिक चमकदार है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। जैसे कि हमने अपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि तो उस समय जो लोग थे, आरंभिक जो लोग थे, तो आरंभिक लोगों ने पौधे और खनिजों से और कोयले से तो रंग बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। इस महान कृत्यों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है। तो देखिए, ये जो जिन्होंने ये कृतियाँ बनाई हैं, तो वो जो कलाकार थे वो अज्ञात है। तो चलिए देखते हैं। तो अजंता, तो मानचित्र 7 में तो देखिए, आप अपने मानचित्र पर अजंता देख ही पा रहे होंगे, जो वर्तमान में आज काफ़ी ज़्यादा फेमस है अजंता की गुफाएं। तो अजंता की गुफाओं में इसी तरीके का हमें चित्रकारी देखने को मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा विकसित है। ऑलराइट, तो देखिए ये किस तरीके के मतलब चित्रकारी है। तो कितने सजीव चित्रण उन आरंभिक लोगों ने, मतलब उस समय के जो लोग थे, उन्होंने किए हैं। तो आप देख ही पा रहे हैं कि कितना सजीव चित्रण ये उन्होंने किया है और सब कुछ दर्शाने की उन्होंने कितनी कोशिश की है, जबकि उनके पास इतनी ज़्यादा मतलब वो भी नहीं थे। जैसा कि आपको बताया गया कि उस समय जो चट्टानों में थे, तो काफ़ी चित्र तो मसालों को जलाकर ही बनाए गए। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं। तो पुस्तकों की दुनिया, तो देखिए, तो काफ़ी सारे चित्र ये भी हैं। तो किस तरीके से मतलब कितने सजीव चित्रण इन्होंने किया गया है। तो पुस्तकों की दुनिया, तो इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई थी। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। तो करीब 1800 साल पहले प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदीकारम की रचनाएं इलांगो नामक कवि ने की। तो शिल्पदीकारम की रचनाएं किसने की थी? इलांगो नामक कवि ने। तो इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था और अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नवी पुहार छोड़कर मुदेरू चले गए। वह पांड्या राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर वह राजा उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उसे प्रेम करती थी, इस अन्याय के दुख के कारण वे रोष से भर गई। उसने मदेरू शहर का विनाश कर डाला। ऑलराइट, तो देखिए उस समय भी मतलब किस तरीके की ये महाकाव्यों की रचना की गई थी। तो आपको ये महाकाव्य जब आप अपने नोट्स क्रिएट करेंगे तो ये जरूर लिखेंगे। तो कौन सा एक महाकाव्य था? एक तो था शिल्पदीकारम। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं। तो शिल्पदीकारम का किस तरीके से वर्णन होता है। तो शिल्पदीकारम का एक किया गया वर्णन, यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख के इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने सी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना हुआ यूं पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है? और गोधुली की इस स्वर्ण आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वृक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस समय में ईश्वर रह सकते हैं जहाँ एक राजा की तलवार निर्दोष नवांगुत्मक के प्राण लेती हो? क्या ईश्वर नहीं है? तही है। ऑलराइट, तो इस तरीके से मतलब उसने अपने पूरे दुख का वर्णन किया है इस महाकाव्य के दौरान। तो एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेकलई को करीब 1400 साल पहले संतनार द्वारा लिखा गया। तो मणिमेकलई को किसके द्वारा लिखा गया? संतनार के द्वारा लिखा गया। तो इसमें कोलवत तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई, तो उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली है। तो अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में हमने अध्याय 11 में पढ़ा था, वो संस्कृत में लिखते थे। ऑलराइट, तो देखिए मेघदूत का एक श्लोक, तो यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत व एक अंश दिया गया है। तो यह एक विरही प्रेमी बरसात के बादल और अपना संदेहवाग बनाने की कल्पना करता है।
तो देखो इसमें किस तरीके से कवि ने बादलों के उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवाओं का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठो मिट्टी की भीने खुशबू में भरे, हाथों की सांस में बसी जंगली मूलर की पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ गिरे गिरे बहेगी। ऑलराइट, तो देखिए, तो इसमें एक तरीके से हाथियों, जंगल और शीतल बयार यानी कि शीतल झरनों की तरह और मिट्टी, तो इसमें जो कालिदास ने पूरी प्रकृति प्रेम का इसमें वर्णन किया है। ऑलराइट, तो इससे हमें पता चलता है कि जो कालिदास महाकवि थे तो उन्होंने वो कितना मतलब प्रकृति से प्रेम करते थे, तो प्रकृति के लगाव की वजह से इन्होंने एक अपना जो था एक श्लोक दिया था। ऑलराइट, तो पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, तो चलिए अब ये भी देखते हैं। तो हिंदू धर्म में जुड़ी कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई, इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं का पूजा और विधियों के द्वारा की गई है। तो इनमें अतिरिक्त इस संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखी गई है। तो देखिए सबसे बड़ा ही हमारा पॉइंट है कि जो पुराण लिखी गई है तो अधिकतम संस्कृत भाषा में ही लिखी गई है, जिसमें सब कुछ उन्हें सुनकर और समझकर समझ सके। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। तो पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। तो दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे समय से अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कुछ जो कहानियों में प्रोचित हो गए तो महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले ही लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों में व्यास नाम के ऋषि को संकलित किया गया था। तो महाभारत में भगवत गीता भी है जिसके बारे में हमने अध्याय 10 में पढ़ा था। ऑलराइट, तो रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। तो कहाँ के राजा थे वो? कौशल। तो उस समय में जो अयोध्या का प्राचीन नाम था उस समय था वो कौशल। तो उनके पिता ने उनके वनवास दे दिया था। ऑलराइट, तो ये हम भली बात ही जानते हैं कि उनके पिता के वनवास देने के बाद और अपनी पत्नी सीता को वो लेकर चले गए तो रावण ने उनका अपहरण कर लिया था। तो सीता को वापस पाने के बाद राम ने जो थी वो लड़ाई लड़नी पड़ी, जिन्हें विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। तो कौशल की क्या राजधानी थी? अयोध्या। तो देखिए अयोध्या की जो महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप में लिखा गया। संस्कृत रामायण के लेखकों में वाल्मीकि माने जाते हैं। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रामायण के जो लेखक है तो वो किसे माना जाता है? तो वाल्मीकि। ऑलराइट, तो आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, तो आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीताओं की रचना करते थे, गाने गाते थे और नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो उस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र व कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जो जातक कथाएं तथा अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा तो अजंता के चित्रों को दर्शाती जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। तो देखते हैं कि कौन सी कहानी दी गई है। तो बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालयों पर गंगा के किनारे 8000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक घास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बहुत मीठे होते थे और स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन वह पका हुआ आम गंगा नदी में गिर गया और बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था। उसने वह आम मिला तो उसे चक्कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। ऑलराइट, तो वहाँ पहुँचकर राजा ने उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। तो उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उनके आपस में बांध दिया, नदी पर एक पुल बनाया और उससे एक छोर को वह तब तक पकड़ रहा था जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास में वह इतना थक गया कि उसकी मरणासन होकर गिर पड़ा। यानी कि एक मरणासन का मतलब होता है कि मरने की अवस्था में। तो राजा ने जब यह सब देखा तो बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया।
मध्य भारत में बरहुत एक स्तूप से मिले हुए पत्थर पर यह चित्र से दिखाया गया है। ऑलराइट, तो देखिए, तो उस समय में इस तरीके की जो ये पूरी की पूरी वो हमें कहानी दिखाई गई है। तो उस समय में किस तरीके से मतलब जो बंदर था उसने वो मर गया और किस तरीके से उसने अपनी पूरी प्रजा को बचाने की कोशिश की। वह प्रजा को बचाते ही वह स्वयं अपने प्राणों की उसने त्याग दिया। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो विज्ञान की पुस्तकें, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत की आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। तो आर्यभट्टियम यानी कि एक संस्कृत शब्द है। तो इससे उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी में अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वर्त की परिधि को मापने का भी विधि ढूंढकर निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवत्ता थे जिन्होंने कई खोजों के बारे में और पता लगाए। ऑलराइट, तो आर्यभट्ट जिन्हें हम जीरो और दशमलव की खोजकर्ता मानते हैं, जिन्होंने जीरो और दशमलव का सिद्धांत दिया। ऑलराइट, तो अब देखते हैं शून्य। तो अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों के शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और यूरोप में भी फैल गई। आज ये पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। ऑलराइट, तो देखिए, तो किस तरीके से मतलब आर्यभट्ट के द्वारा जब जीरो और दशमलव का प्रयोग किया तो काफ़ी जो सारी चीज़ें थी, यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान और काफ़ी तरह की जो विज्ञान थे वो सुलझना, जो रहस्य थे तो वो सुलझना शुरू हो गए थे। अब देखते हैं आयुर्वेद के बारे में। तो मेडिकल साइंस के किस तरीके का था उस समय में, तो ये भी देख लेते हैं। तो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। तो कहाँ पर विकसित हुई थी? प्राचीन भारत में। तो इस समय ये भी पता चलता है कि जितनी भी ये हमारे जो विकसितता हुई तो भारत देश से ही फैली सबसे ज़्यादा। तो क्यों फैली? तो देखिए, जो वेदों की रचना हुई तो वो हमारे भारत देश में हुई, और शून्य की जो खोज हुई तो वो हमारे भारत देश में हुई। ऑलराइट, हालांकि अगर हम वेदों का अध्ययन करेंगे तो वेदों के अध्ययन, आपको पता ही है कि वेद कितने प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन वेदों को माना गया है। तो वेदों में भी सूर्य, चंद्रमा और पूरे के पूरे विज्ञान और उसके ज्ञान का उसमें पूरा का पूरा वर्णन मिलता है। अगर आप कभी भी वेद पढ़ोगे तो आपको पूरी की पूरी उसमें जो है जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में और सुश्रुत चौथी शताब्दी इस वक्त चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। उसकी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधि का विस्तृत वर्णन किया। तो सुश्रुत संहिता, देखिए सुश्रुत कौन थे? तो सुश्रुत जिन्होंने 360 हड्डियों के बारे में बताया था, परंतु उन्होंने दांत और क्रॉनियल की हड्डी को भी मिलाकर उसमें बताया होगा। तो अब देख लेते हैं अन्यत्र। तो अन्यत्र में देख लेते हैं, कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबों हम पढ़ते हैं वे कागज में छपी होती है, उसी तरह लिखने के लिए हम कागज का उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लूम नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। तो देखिए, ये भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि कागज का आविष्कार कब हुआ और किसने किया। तो कागज का आविष्कार 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने किया। और देखिए, आपको मैं एक और अमेजिंग फैक्ट बता देता हूँ। तो पेन का आविष्कार किसने किया? तो पेन का आविष्कार बीरो ने किया। तो पेन का आविष्कार हमारा बीरो ने किया। ऑलराइट, तो उसमें पौधे के रेशे, कपड़े, रस्सियाँ और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उससे पानी में भिगो दिया जाता था। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़कर वह सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। तो देखिए, काफ़ी सारे अगर हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे जो पुस्तकें हैं तो इसी तरीके की हमें मिलती है कि कागज़ का उसका जो प्रयोग होता है वो पेड़ की छाल से, और जैसा कि इसमें बताया गया है कि रस्सियों और कपड़ों से हमें मिलता है। तो अधिकतम आज जो कागज़ को बनाया जाता है वो पेड़ों की छाल से बनाया जाता है। ऑलराइट, तो कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। तो देखिए, 1400 साल पहले जो थी ये कोरिया तक पहुंची। उसके तुरंत बाद
यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची, फिर बगदाद से यूरोप और अफ्रीका और एशिया और अन्य भागों में फैल गई। इसे उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से मिली। ऑलराइट, तो देखिए, तो हमने जैसे कि पढ़ा था कि प्राचीन भारत में पांडुलिपि जो थी वो किस चीज़ पर तैयार की जाती थी। तो प्राचीन भारत में जो हमारी पांडुलिपि लिखी जाती थी वो बर्च नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। तो बर्च नामक पेड़ की छाल पर वो लिखी जाती थी। ऑलराइट, और उसके बाद हमने देखा था कि इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख हमारी कठोर सतह पर या धातु के किसी टुकड़ों पर लिखा जाता था। ऑलराइट, अब इससे जो वर्तमान समय में हमें हानियाँ पहुँचती है, जैसे कि हम कागज़ों का एक भारी मात्रा में उपयोग करते हैं, तो उससे हमारे पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ऑलराइट, तो इसमें जैसे कि आज हमारे पास लैपटॉप्स है, कंप्यूटर्स है, तो हम उनका प्रयोग कर कर भी कागज़ों को बचा सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं आज के हमारे उपयोगी शब्द कौन कौन से थे। तो स्तूप के बारे में हमने आज पढ़ा, मंदिरों के बारे में पढ़ा, चित्रकला के बारे में पढ़ा, महाकाव्य, कहानी, पुराण और गणित व विज्ञानों के बारे में पढ़ा। ऑलराइट, तो चलिए अब देख लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। तो स्तूप का जो निर्माण किया गया वो 2300 साल पहले किया गया। अमरावती वो 2000 साल पहले। ऑलराइट, कालिदास 1600 साल पहले। और लोह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर अजंता व चित्रकारी आर्यभट्ट 1500 साल पहले व दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। ऑलराइट, तो देखिए जैसे कि हमने 2300 साल पहले स्तूप का निर्माण बताया, तो स्तूप का जो निर्माण हुआ था 2300 साल पहले हुआ था। और अमरावती यानी कि 2000 साल पहले हमें एक भव्य स्तूप मिला था। कहाँ पर? अमरावती में। ऑलराइट, और कालिदास ने अपने मतलब जितने भी महाकाव्य लिखे, तो महाकाव्य 1600 साल पहले लिखे थे। ऑलराइट, और लौह स्तंभ व भीतरगांव मंदिर अजंता व चित्रकारी जो हमें मिली है, और आर्यभट्ट ने जो जीरो और दशमलव का सिद्धांत दिया था वो करीबन 1500 साल पहले दिया था। और जो दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था वो लगभग 1400 साल पहले हुआ था। ऑलराइट, तो चलिए ऐसे सुमेल करके देखते हैं। तो स्तूप किसे कहते हैं? तो स्तूप का अर्थ होता है टीला। ऑलराइट, शिखर यानी कि गर्भगृह के ऊपर लंबाई के निर्माण, यानी कि जो मंदिर का शिखर यानी कि हम नीचे से देखते हैं तो उसे शिखर कहते हैं। मंडप यानी कि जो मंदिर में लोगों को इकट्ठा होने की जगह होती है उसे हम मंडप कहते हैं। गर्भगृह जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह होती है। और प्रदक्षिणापथ यानी कि प्रदक्षिणापथ किसे कहते हैं? स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ। ऑलराइट, तो जैसे कि हमने अभी चर्चा की थी कि ये स्तूप है, उसके चारों ओर जो उसकी परिक्रमा करने का जो पथ होता है उसे हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं हम खाली जगहों को भरो। तो एक बड़े गणितज्ञ थे, तो बड़े गणितज्ञ कौन थे उस समय के? 1500 साल पहले, तो आर्यभट्ट। ऑलराइट, अब पुराणों में जो देवी देवताओं की कहानियाँ मिलता है वो किस चीज़ में मिलती है? पुराणों में। क्योंकि देखिए, तो वेदों में तो हमारी जितनी भी मिलते हैं वो रचनाएं मिलती हैं, जो कि पूरे गूढ़ विज्ञानों से उसमें रचनाएं मिलती है। तो पूरा का पूरा एक विज्ञान है। ऑलराइट, और वाल्मीकि ने, जिसने संस्कृत रामायण का लेखन माना जाता है, तो वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का लेखन जो है वो माना जाता है। और देखिए, तो हमारे जो तमिल के दो काव्य थे वो कौन कौन से थे? शिल्पदीकारम और मणिमेकलई। ऑलराइट, तो शिल्पदीकारम और दूसरा था मणिमेकलई। ऑलराइट, तो चलिए तिथियों पर एक नज़र डाल लेते हैं, जिसमें हमारे सभी पूरी मतलब कंप्लीट एनसीईआरटी का पूरा सारांश दिया गया है। तो इस पुस्तक में हमने 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं और प्रक्रियाओं के होने वाली अनुमति व तिथियों की जानकारी में प्राप्त की। वे अन्य पुस्तकें जो हम पढ़ेंगे उनमें तिथियों अलग अलग तरीके की लिखी होगी। इस पुस्तक में हम तिथियों के पहले करीब या लगभग लिखा गया है। ऑलराइट, तो जैसे कि पुराणों का युग था वो हमने अध्याय 2 में पढ़ा। ऑलराइट, तो जैसे कि कोई भी हमें तिथि दी गई कि इतने ईसा पूर्व, तो हमने अपना जो आरंभिक बिंदु माना था तो उसमें 2000 माना था। तो 2000 में जब हम ऐड कर दिया करते थे तो हमारा वर्तमान समय यानी कि उसमें कितने साल पहले हुआ ये काम, और अगर हमें ईसा पूर्व निकालना होता तो इसी सिद्धांत को हम अपनाते थे। तो मेहरगढ़ में कृषि पशुपालन की जो शुरुआत हुई थी वो लगभग 6000 ईसा पूर्व हुई थी। ऑलराइट, हड़प्पा के नगरों का जो विकास हुआ था वो 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। और ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। और महाजनपदों व गंगा के मैदानी इलाकों के नगरों का जो विकास हुआ, और उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के जुड़े विचारों का जो उदय हुआ था वो 500 ईसा पूर्व में हुआ था।
तो लगभग कितने साल पहले, 2500 साल पहले। और पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण जो हुआ था वो लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजा बनना था वो लगभग 321 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आज से करीबन अगर हम 2000 को अपना वर्तमान बिंदु माने तो 2321 साल पहले। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं। तो अशोक का जो शासन काल था वो लगभग 272 ईसा पूर्व से 268 ईसा पूर्व के बीच, 231 के बीच था। तो संगम साहित्य की जो रचना हुई थी वो 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक हुई थी। ऑलराइट, कनिष्क का जो शासन था वो 78 से 100 ईसा पूर्व तक हुआ था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 तक हुई थी। तो देखिए, तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर ये सभी महत्वपूर्ण तिथियों को देख पा रहे होंगे, तो आप जब अपने नोट्स क्रिएट करेंगे तो इन सभी महत्वपूर्ण तिथियों को आप अपने नोट्स बुक में नोट कर लेंगे। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा भारत का राजनीतिक मानचित्र है। तो देखिए, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, नेपाल और चीन, इस तरीके के मतलब ये पूरे के पूरे जो वर्तमान आज का हमारा भारत है तो पूरा का पूरा वो दर्शाया गया है। ऑलराइट, तो इसी को लेकर के हम अपने आने वाले चैप्टर्स में चर्चाएं करेंगे। तो इसी के साथ एनसीईआरटी कक्षा 6 का हमारी जो पुस्तक है वो पूरी समाप्त होती है। ऑलराइट, तो जिस किसी को भी हमारा ये चैप्टर अच्छा लगा है, आई होप कि आपको ये हमारा चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा ये चैप्टर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ऑलराइट, तो आपके लिए आज का एक क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आप सुनिए और सभी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो वास्को डी गामा ने, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, यानी कि भारत का उसे खोजकर्ता माना जाता है। परंतु क्या आप बता सकते हैं कि कई हजार साल पहले से जो व्यापारी है वो हमारे देश यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप पर व्यापार कर रहे थे। और जैसे कि आपने देखा कि बौद्ध धर्म के जब और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हो रहा था तो उस समय कई चीनी यात्री भी आए थे। तो जिसमें पहला चीनी यात्री था फाशियन। तो इसमें वास्को डी गामा को ही क्यों इसमें भारत का खोजकर्ता माना गया है। तो आप सभी लोग कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा जवाब जरूर दें। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद।